वाटर रिसोर्स, ठीक है, चैप्टर 3। ओके, वाटर रिसोर्स। सबसे पहले बेटा इसके टाइटल पे फोकस करो। एज ऑलवेज मैंने आपसे हमेशा कहा है, जब भी आप कोई लेसन पढ़ते हैं या कोई बुक ओपन कर रहे हैं, आप सबसे पहले बुक को देखो उसका नाम क्या है, फिर उस चैप्टर के लेसन का नाम देखो। मतलब जो भी आप लेसन पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, उसका नाम क्या है, टाइटल क्या है, क्योंकि उस टाइटल में ही उसके लगभग समरी जो है छुपी होती है। अगर आपको टाइटल समझ में आ जाए तो चैप्टर समझ में आ जाएगा कि मतलब आप उस चैप्टर के अंतर्गत आप क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, उस लेसन में आप क्या सीखने वाले हैं। इस चीज को देखो, वाटर रिसोर्स, ठीक है, पानी संसाधन, यानी कि आप हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो एकदम से बकवास ही लगेगा आपको, सर पानी संसाधन क्या बोल रहे हो आप, नहीं, यानी कि वाटर पानी संसाधन के रूप में, जिसको हम एज अ सही स्टेटमेंट के तौर से पढ़े हिंदी में, तो वो पानी एक संसाधन के रूप में, ठीक है, तो पानी संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कैसा संसाधन है, वैसे देखो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इस चीज को याद रखना, क्योंकि रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इन्वायरमेंट में होता है हमारे, ठीक। अब वो क्या है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, एवरीथिंग में डिटेल में आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ, आपको मजा जरूर आएगा। लेकिन ध्यान देना, आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं और खोए हुए तो बेटा इससे काम नहीं चलने वाला, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो, वाटर रिसोर्स की बात हो रही है, देखो बेटा हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ, इसमें ना 3/4, यानी कि 3/4 को आपको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, ठीक है, ये वाला सरफेस एरिया हो गया 3 और ये हमारा लैंड एरिया हो गया, तो इसको ऐसे समझ लो कि लगभग आपका 71% ये रहा, और इसको हम ना, आप अगर गैफो वगैरह करोगे तो आपको वहां पे ना 70% भी देखने को मिलेगा कि 70% जल है, 30% थल है, यानी कि वाटर 70% एंड द लैंड सरफेस इज 30%, बट 71% इज अ वाटर एंड 29% आपका जो है बेटा क्या है, लैंड सरफेस है, जिसपे हम लोग जीवन यापन करते हैं, अपना लाइफ हम जी रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो ये 71 है ना बेटा, 78% जो वाटर है ना बेटा, या चलो आप अगर 70 लेके चलो तो 70% जो वाटर है ना बेटा, बट ये एक्चुअली मैंने कह दिया आपसे कि ये सिर्फ 71% है, ठीक है, गॉट इट। तो ये 71% जो वाटर है बेटा आपका, इसको भी अगर हम डिवाइड करते हैं, मतलब इसको भी हम बांट देते हैं अलग अलग टुकड़ों में, तो इसमें भी बेटा ये ना आपका 97% जो है ना सॉल्टेड वाटर है, ठीक है ना, सॉल्टेड वाटर जो समंदर में पाया जाता है, और जो आपका ये रेस्ट ऑफ 3% है ना बेटा, ये आपका जो है क्या है, यूजेबल वाटर है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं। अब एक और फैक्ट बताता हूँ, ये जो 3 है ना, इसको भी हम काट देते हैं, इसको भी और डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में, तो इसको भी अगर मैं डिवाइड कर दूं ना, तो इसमें भी 2% जो ना आपका, वो है आपका ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर, ठीक है ना, और ओनली 1% है ना जो ये फ्रेश वाटर है, जो कि मतलब आप घरों में यूज करते हो। लेकिन अब आप बोलोगे सर जो ये आपने इधर किया है, इसको भी तो हम यूज करते हैं ग्राउंड वाटर, हाँ करते हैं, पंप के जरिए करते हैं, वेल के जरिए करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो पानी नदी में आता है, उसको हम यूज करते हैं, बट कहने का मतलब ये कि ये पानी लगभग फिर भी स्टोर होता है, और ये वाला पानी बेटा आप जो है अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो ओनली 1% पे ही हम लोग जिंदा हैं, ठीक है। अब एक फैक्ट बताता हूँ, ये जो सॉल्टेड वाटर है ना बेटा, इतना ज्यादा है, लेकिन इसको हम यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये समंदर का पानी है, ठीक है ना, खारा पानी, और कहने के लिए तो 71% वाटर है पूरे अर्थ में, लेकिन तब भी पीने के लिए सिर्फ 1% है। और इसके अलावा इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो वाटर स्कार्सिटी, ठीक है ना, तो आप कहोगे सर वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी का अकाल पड़ना, या वही मतलब जिसकी कमी हो जाना, कि पानी की कमी, तो सर इतना ज्यादा पानी है फिर भी इतने बुरे हाल क्यों हैं? हर जगह मतलब गर्मियों में आपने देखा होगा, इस जून के महीने में लोग पानी के लिए कई जगह टैंकर भेजेंगे, ठीक है ना, कहीं पानी नहीं है। अब बरसात हो रही तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही, कहीं हो रही, सब क्लाइमेटिक कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इस सब को हम कैसे, अब इस चैप्टर में मतलब हम इस वाटर के बारे में तो पढ़ेंगे, साथ में इसका हम एक आइडिया के बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वाटर स्कार्सिटी से बचा जाए, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी है, अभी सावन का महीना लग गया, आपको पता है कि ये जुलाई अगस्त में काफी ज्यादा बारिश होने वाली है, वैसे जून से शुरू हो जाती थी, पर इस बार मौसम काफी ज्यादा डिले हो गया है, कई जगह तो हो रही है, कई जगह नहीं हो रही, लेकिन इसको हम कैसे जो है यूज कर सकते हैं। अच्छा अभी थोड़ा सा पॉज लेते हैं, पॉज नहीं मतलब मैं वीडियो रोकने वाला नहीं हूँ, आपको ये भी बताने वाला हूँ। देखो बेटा ये वाटर रिसोर्स है ना, इसमें देखो क्या है, रिसोर्स संसाधन, कुछ क्लिक हो रहा है माइंड में। जब मैंने आपको लेसन 1 पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने लेसन 1 में आपको, चैप्टर 1
मैं ना एक्चुअली इसको कनेक्ट करके बता रहा हूँ आपको। हमने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा और अभी चैप्टर 3 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी मैंने स्टार्ट किया ही नहीं है बेटा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको, अभी तो शुरू हुआ ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि बुक है ज्योग्राफी की, उसके अंदर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी ने बेटा हर चीज को कनेक्ट करके दिया हुआ है आपको। चैप्टर 1 देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। आई होप ये 71%, 29%, 97%, 3% ये समझ में आ गया होगा। 3/4 आपको क्लियर हो गया होगा। मैं ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो एक बार फिर बाद में वीडियो को आप जब पूरा लेसन एक बार देख लो, उसके बाद फिर शुरू से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर डाउट हो तो कमेंट कर लेना, नो प्रॉब्लम। फिर मैं आपको ग्रुप में भेज देना, या तो फिर स्कूल में आपको क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि मैं आपको लिंक करके बताता हूँ इस चीज़ को। देखो, जो आपका चैप्टर 1 है बेटा, ये है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। रिसोर्सेज को हमने पढ़ा, हमने रिसोर्सेज के टाइप पढ़े थे, ठीक है ना। उसके बाद हमने ओरिजिन के बेस पे पढ़े, डेवलपमेंट के बेस पे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह क्या होता है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है ना। आपके बायोटिक अबायोटिक रिसोर्सेज क्या है, ओरिजिन वाले क्या थे, ठीक है ना। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, रिन्यूएबल नॉलेज, एग्जॉस्टिबिलिटी क्या हुआ, बहुत सारे, स्टॉक क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, मतलब रिसोर्सेज को हमने अच्छे से समझा, ठीक है। उसी के बाद जो चैप्टर 2 आपका शुरू हुआ था बेटा, ठीक है। अच्छा, रिसोर्स क्या है, सबसे पहले आपसे दोबारा सवाल है, चलो बताओ क्या है रिसोर्स, कमेंट करो जरा। मैं भी देख रहा हूँ, जब ये वीडियो बेटा मैंने शेयर की तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन देख रहे हैं। कमेंट करके बताओ मुझे, अपना नाम जरूर लिख देना कमेंट करके कि सर ये रिसोर्स है। और गूगल मत करना, किताब के पन्ने मत पलटना, सिर्फ मुझे कमेंट करके बताओ और उसमें अपना नाम लिखना कि सर मैं हूँ, मैंने आंसर दिया है कि व्हाट इज रिसोर्स, What do you understand by development? अब यहाँ पे पूरा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट में मेरे को बता देना, जैसे मैं आपको क्लास में समझाता हूँ कि पहले चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। जब आप समझोगे तो सिर्फ एक वर्ड में आंसर दो, अगर आपको क्लियर है। उसके बाद तो आप डिटेल में सारी कहानी लिख सकते हो, बट पहले शॉर्ट में उसको समझाने की कोशिश करो कि होता क्या है, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट करके बताना अपना नाम, ठीक है। मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा किस बच्चे ने बताया, किसने नहीं बताया। ओके, तो चलो अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ से आके। आई होप तुम लोगों ने देख लिया होगा, जिसने भी मतलब कमेंट करना था कर लिया होगा। तो मैं अभी आगे बता रहा हूँ। देखो बेटा, रिसोर्स क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे संसाधन जो सबके लिए क्या है, एक्सेसिबल होते हैं, इकोनॉमिकली फेजिबल होते हैं और कल्चरली एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है ना। जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है एज अ रिसोर्स, उसको हर कोई एक्सेस कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए, और उसको कल्चरली एक्सेप्टेबल है, इकोनॉमिकली उसको मतलब वित्तीय तौर पे जो इस्तेमाल उसका कर सकता है, एक्सेस कर सकता है हर एक चीज, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा रिसोर्स है। अब इसके बाद हमने चैप्टर 2 में कौन सा रिसोर्स पढ़ा था, गेस करो, फॉरेस्ट, ठीक है ना। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का जो हमने पढ़ा था, तो क्या आपको बताया था ना, फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशंस आपने देखे थे ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इसके अलावा हमने कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, कि फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाता है, कम्युनिटी कंजर्वेशन क्या होता है। हाँ भाई, यथार्थी कमेंट कर बेटा कि व्हाट इज द क्या कहते हैं इसको, कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या है। वेबर डुमरी आप कमेंट करो, व्हाट इज द कम्युनिटी कंजर्वेशन। एंड गर्ल्स में ठीक है, सबके सब कमेंट करके बता दो कि क्या है, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीवन जिनके नाम लिए हैं सिर्फ वो तो करेंगे, उनके अलावा सारे। आदर्श बेटा आपको भी, ठीक है ना, आपका भी कमेंट आना चाहिए कि सर हाँ मैंने पढ़ा था, मेरे को याद है। और बेटा इस टाइम पे खो मत जाना कहीं, ठीक है। हाँ बेटा देख रहा हूँ मैं, इस कैमरे से भी देख रहा हूँ आपको, खो मत जाना कहीं। ओके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हमने समझा था, ठीक है। अब फॉरेस्ट क्या है बेटा, रिसोर्स ही है ना, रिसोर्स ही तो है, ठीक है ना। बायोटिक फॉर्म के रिसोर्स हैं। अब क्योंकि प्लांट्स एंड ट्रीज के बारे में बात हो रही है, क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रही है, कम्युनिटी क्या है, इंडिविजुअल्स क्या है, ठीक है, समझ रहे हो। आई वो आपको क्लिक हो रही है चैप्टर 1 की चीजें। अब चैप्टर 2 में जब आपने इन सब चीजों को पढ़ा, तो चैप्टर 3 आपको डील करवा रहे हैं वाटर रिसोर्स से, करवा रहे हैं ना। अब वाटर क्या, वाटर कैसे रिसोर्स है, मैंने कहा था रिन्यूएबल रिसोर्स है। अभी समझाऊंगा कैसे। वैसे मैंने बोल दिया कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, चलो हिंट भी दे दिया मैंने। अब ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेटा आप ना पिट जाओगे मेरे हाथ से, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपने आई होप 6th 7th में तो पढ़ा ही होगा, बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, और नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो
ये वाटर जो है ना बेटा, क्या ये फॉरेस्ट के लिए एसेंशियल नहीं है? क्या ये ह्यूमन बींग्स के लिए एसेंशियल नहीं है? जो भी आपने डेवलपमेंट के फॉर्म में पढ़ा होगा, जो कुछ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, वो सब कुछ क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है उन सब चीजों के लिए? है ना? तो कनेक्टेड ही है बेटा। जो एनसीईआरटी ने इसने हर चीज को कनेक्ट करके आपको दिखाया है। तो ऐसे ही कोई भी चैप्टर आपकी बुक में नहीं डाला गया है। पहला चैप्टर कनेक्टेड है दूसरे चैप्टर से, दूसरे चैप्टर कनेक्टेड तीसरे चैप्टर। आई होप आगे वाला जो चैप्टर होगा भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है? तो हम उसको भी देखेंगे। चलो अब आ जाओ इस चैप्टर पे, वाटर रिसोर्स पे, ठीक है। 29% लैंड सर्विसेज रेट, 71% वाटर एरिया, उसमें भी 71 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, 97% एंड 3%। 3% 2% आपका वेल्स और ग्लेशियर्स वगैरह में, ठीक है, और ओनली 1% जो आपका यूजेबल है। अब ये वाटर रिसोर्स है ना बेटा, इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, क्या क्या आप देखने वाले हो। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 3-4 पॉइंट्स है, तो उनको मैं लिख लेता हूँ फटाफट, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके बेटा, मैंने यहाँ पे थोड़ा ये लिख दिया है, मेरे को कट मारना होगा क्योंकि टाइम लग रहा था लिखने में, मुझे थोड़ा सा लगता है, ठीक है ना। मैं बहुत आलसी हूँ क्योंकि तुम्हें पता है। तो ना अब क्या है कि यहाँ पे वाटर रिसोर्स वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है बेटा, ठीक है। इससे पहले सब कुछ बता दिया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, सब कुछ हो गया। अब इसमें देखो क्या है, इसके अंदर की पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले बेटा वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना, कि पानी की कमी क्या है, ठीक है ना, और इसको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मतलब इसकी जरूरत है, कैसे इसको हम कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, ठीक है। दूसरा है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज, नदियों पे बनने वाले जो भिन्न भिन्न प्रकार के डैम्स हैं, रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज, इन पे जो नदी नालियों से पानी जुड़ता है, इंटीग्रेटेड किसी को जोड़ने वाला, जहां से इसमें पानी जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आपको मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाने वाला, जैसे हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात भी करते हैं, तो उसका मतलब हम लोग जनरली एक नेगेटिव इंपैक्ट ये लेके चलते हैं कि नदी का पानी रोक दिया, दूसरी जगह पानी नहीं जा रहा है, एग्जैक्टली होता ही। बट इससे थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है कि पानी जो है स्टोर हो जाता है पहाड़ों के बीच में, जिससे कि जो अदर क्षेत्र के एरियाज हैं उनके लिए पानी सप्लाई अच्छे से हो जाता है। जैसे बड़े बड़े जो टैंक लगे होते हैं शहरों के ऊपर, वहाँ जो है पानी वहाँ से सप्लाई हो जाता है। बट वो ये हर चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता ही है बेटा, लोगों को पलायन भी करना पड़ता है, दैट्स अनदर इशू। हमारे गढ़वाल में पता है ना आपको, टेरी से न्यू ट्री, ठीक है ना। अब कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी होता है उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स क्या क्या होती है, ठीक है। कैसे हम एक बड़ा सा टैंक बना सकते हैं घर के नीचे, जिसमें छत का पानी सीधे उसके अंदर जाए और पानी स्टोर हो जाए, ठीक है। क्योंकि वाटर, पानी जो रेन वाटर होता है बेटा, एक सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का, ठीक है ना, 7.0 जिसको हम pH बोलते हैं ना, आपको पता है pH स्केल होता है, ठीक है ना, तो जिसमें 7.0 जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। उससे ऊपर क्या होता है आपका बेसिक हो जाता है, उससे नीचे आपका जो है एसिडिक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एनी अदर आइडिया डिस्कशन, ये आपके चैप्टर में नहीं है, बट ये मैं आपको अपनी साइड से करवाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस चैप्टर को जब पढ़ लोगे ना, तो आपके माइंड में इससे रिलेटेड कुछ ऐसे आइडियाज होने चाहिए कि आप कैसे इस वाटर रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। ये आपके लिए कि एनी अदर आइडिया डिस्कस, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये हो सकता है क्लास में करें या इसी चैनल पे कर दें, बट जब तक स्कूल खुलते हैं आपके, तो हम यहाँ पे इसको, ठीक है ना, करवाऊंगा मैं आपको। तो अब हम इन सारे पॉइंट्स को स्टडी करना शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। आई होप आप सभी तैयार हो। सबसे पहला पॉइंट है बेटा वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। इसकी कुछ डिटेल्स पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको इसको कंटिन्यू करवाता हूँ। देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स एंड वेरिएशन, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट है बेटा अवेलेबिलिटी वाटर रिसोर्स एंड इट्स वेरिएशन। देखो पानी क्या है ना, कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। देखो बरसात के सीजन में तो आपको ये देखने को मिलता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, ठीक है। ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, वाटर इज एवरीवेयर। बट इंस्टेड ऑफ इट, जब बरसात का सीजन नहीं होता तो कई जगह पे पानी की कमी हो जाती है। अब इसको भी छोड़ो, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये सीजन को भी हटा हुआ बारिश का, ठीक है। अब देखो बेटा क्या हो रहा है ना, आपके पास मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लो उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड में आपके कुछ नदी वाले इलाके हैं, ठीक है ना, जहाँ पे जैसे रिवर है, आप अलकनंदा नदी को लेके चलो, तो
जहाँ पे जैसे आप लोग श्रीनगर और श्रीकोट में रहते हैं, अलकनंदा नदी का पानी बह रहा है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपको पानी तो मिल रहा है, ठीक है, और काफी ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ छोटा सा हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है, तो वहां से सप्लाई है, टैंक्स में पानी जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या होता है ना, अलकनंदा से जो थोड़ा आउटसाइड के एरियाज होंगे, ठीक है, जैसे मान लो अलकनंदा से आप टिहरी की साइड को उधर को चलते हैं, उधर आपका पड़ता है ये मंजाकोट हो गया, इधर आपका सिरका खाल हो गया, और अलकनंदा की इस तरफ चले जाओ आप, जहाँ पे ये आपके ऊपर ये अष्टवक्रा पड़ता है, और ये खोला आपने नाम सुना होगा। तो अब अलकनंदा के आसपास श्रीकोट और श्रीनगर में तो पानी काफी ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि यहाँ पे नदी के नजदीक है, तो पानी के टैंक भी आ जाते हैं। अगर ट्यूबवेल नल जो आपके नल वगैरह लगे हुए हैं, इनसे पानी सप्लाई अगर रुक जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब तक यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ के लोगों को जो है ना दिक्कत हो जाएगी। कहाँ? जो मैंने आपको गाँव के नाम बताए थे, मंजाकोट, सिरका खाल और जो है आपका खोला। तो अब फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि पानी डजंट मैटर कि बारिश कहाँ हो रही है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं बेटा जहाँ पे कभी ना कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर स्कार्सिटी होती है, यानी कि पानी की कमी वहाँ पे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स, यानी कि जो स्कार्सिटी है बेटा, वो इसकी अवेलेबिलिटी पे निर्भर करता है कि नहीं करता है। तो एग्जैक्टली वाटर स्कार्सिटी निर्भर करता है, क्योंकि भाई जहाँ पे रिवर सिस्टम है, जहाँ पे रेन अच्छी हो रही है, वहां तो पानी है, लेकिन जहाँ रेन नहीं हो रही है, रिवर सिस्टम नहीं है, तो वहां तो प्रॉब्लम होगी ना। अब इसको थोड़ा बड़े स्केल पे लेके चलो आप, ठीक है, ये तो छोटा सा क्षेत्र का एग्जांपल लेगा, इसको बड़े स्केल पे इमेजिन करो। उत्तराखंड स्टेट को ही ले लो और इधर आप राजस्थान के साथ कंपेरिजन कर लो, ठीक है, जहाँ बारिश होती है, मतलब बहुत रेयर बारिश होती है, रेतीली जमीन है, तो वहाँ आपको पता है ना कि वो एक होता है ना कैक्टस, वो उग जाता है जिसमें कांटेदार क्या होता है, कांटेदार स्पोक्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि वो वाटर को अपने अंदर जो है अपने इस टैंक के अंदर स्टोर करके रख देता है ना। तो जब पानी की कमी है तो वहाँ पे जो है ना लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, वो ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वेल्स को खोदना शुरू करवा देते हैं, वहाँ पे वेल वगैरह के थ्रू वो लोग पानी को कंज्यूम करना शुरू करते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आई थिंक, अगर आप उत्तराखंड और राजस्थान को कंपेयर कर लो, क्योंकि आप उत्तराखंड के हो इसलिए उत्तराखंड पे कह रहा हूँ, अगर आप किसी और स्टेट से होते तो मैं किसी और स्टेट का एग्जांपल दे देता, बट ये सबसे अच्छा तरीका है आई थिंक। हाँ, स्कार्सिटी आपको बड़े पैमाने पे यहाँ पे देखने को मिला होगा राजस्थान और उत्तराखंड के बीच में, लेकिन अगर स्कार्सिटी को आप अपने विजुलाइज करना चाहते हो तो आपके आसपास के क्षेत्र को आप देख सकते हो, वो मैंने आपको कह दिया। अच्छा, अगला पॉइंट है बेटा यहाँ पे आपका वाटर स्कार्सिटी कॉज्ड बाय। अब इसके कॉजेस क्या है, इसके कॉजेस क्या क्या है, मतलब कि स्कार्सिटी होता क्यों है, ठीक है, व्हाई इट हैपन। देखो बेटा, वाटर स्कार्सिटी होने का सबसे पहला रीजन है एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा एक्सेसिव यूसेज और तीसरा अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है ना, लोग ना पानी को जो है ना बर्बाद करना ज्यादा शुरू कर देते हैं। मतलब उनका कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे नल पे पानी आ रहा है तो उसे ऐसे खुला छोड़ देंगे, ठीक है, किसी का नल अगर खुला नहीं भी छोड़ रहा है तो उनका नल खराब होता है, वो तो यार इतना तो गिरता ही रहता है। तो वो ही है कि अगर वो दिन भर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं, तो अगर किसी का एक बाल्टी पानी एक घर से ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, तो अगर हर 2 घर छोड़ के ऐसी हालत होगी तो बेटा हर जगह पानी जो है मतलब खराब होना ये मतलब बर्बाद होने वाली बात है, वो नाली में जाता रहेगा। कुछ लोग इस्तेमाल ऐसा करते हैं जिसको नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी चाहिए तो वो 2 बाल्टी पानी यूज कर लेता है, कपड़े धोने के लिए तो खैर लगता ही है, ठीक है। तो ये चीज मतलब क्या है कि पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। दूसरा एक्सेसिव यूजेस, एक्सेसिव यूजेस भी इसी के अंतर्गत आ जाता है बेटा, जहाँ पे मतलब पानी की खपत लिमिटेड हो सकती है, वहाँ पे पानी को और ज्यादा। अब चलो खाना बनाने के लिए हमें एक लिमिटेड यूज चाहिए वाटर का, लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे हम चावल वगैरह बनाते हैं घर में, कभी खाना बनाया होगा आप लोगों ने, तो लगे हैं बार बार धोने पे, ठीक है, पल्सेस वगैरह है बार बार। अब हम लोग सारी तो डेली यूजेस की चीजें, इतना तो लगता ही है, हाँ, लेकिन हम डेली यूजेस की चीजों से ही तो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको मैं एक बड़ा सा एग्जांपल दूंगा कि किसी ने अपने खेत में पानी लगाया ट्यूबवेल से या रिवर से जो पानी आ रहा था या नल पे जो पानी आ रहा था, और उसके बाद उसने वो पानी इतना ज्यादा छोड़ दिया कि वो दूसरे के खेत में भी चले गया। तो ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो, बट जो डेली लाइफ की चीजें आप उसमें उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अनइक्वल एक्सेस, अनइक्वल एक्सेस क्या बोल रहा है आपसे कि वही चीज कि पानी कहीं तो कुछ बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कहीं बहुत कम यूज हो रहा है, कहीं पे लिमिटेड यूज कर रहे हैं, कहीं पे लिमिटेड यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये अनइक्वल एक्सेस है बेटा। चलिए आगे देखिए, वाटर स्कार्सिटी की अगर आपको छोटी सी डेफिनेशन देनी होगी ना, तो
एक गूगल ही किया था मैंने भी, क्योंकि बुक में तो था नहीं है, बुक से तो हट गया है, तो गूगल किया था तो वहाँ पे डेफिनेशन लिखी है इसकी, व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बिटवीन 1000 to 1600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। जब क्या होता है ना कि पानी जो है ना किसी व्यक्ति के लिए 1000 से 1600, ठीक है ना, 1600, ठीक है, क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर अवेलेबल हो, मतलब एक साल में एक आदमी को अगर जो पानी प्राप्त हो जाए वो 1600 के बीच में अवेलेबल है। अगर इससे ज्यादा या इससे कम हो जाता है तो वो स्कार्सिटी कहलाएगा, मतलब इतना तो अवेलेबल होना चाहिए, इससे कम होगा तो एग्जैक्टली वो स्कार्सिटी कहलाएगा, ठीक है ना। और ज्यादा हो गया तो वो स्कार्सिटी क्यों कहलाएगा, क्योंकि बेटा फिर वो एक्सेसिव यूज में आ जाएगा, समझ रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन में आ जाएगा। ये सारी जो इसके क्या पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो। इसलिए ज्यादा होना भी बेकार है और कम होना तो बेकार है, ठीक है। तो ये वाटर स्कार्सिटी को थोड़ा सा बताया मैंने अभी, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, और इसको मैं वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसको इतना ही कर रहा हूँ, बाकी हम कल इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे इससे आगे। इसके बाद इसकी क्वांटिटी क्वालिटी इस चीज पे सवाल आएंगे इसमें वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड। देखो यहाँ पे क्या है, व्हाई देयर इज वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी क्यों होती है, क्यों होती है, ये कुछ जो चीजें यहाँ पे पढ़ाया है बेटा अभी, इस चीज को ध्यान से देखो। वेयर एंड व्हेन वाटर स्कार्सिटी हैपन, कहाँ और कैसे वाटर स्कार्सिटी हैपन हो सकती है। तो अभी मैंने आपको समझाया था ना कि राजस्थान, उत्तराखंड, जहाँ बेटा अगर पेड़ पौधे कम होंगे तो वाटर स्कार्सिटी होगी, ठीक है। नदियों का पानी वहाँ सही जगह नहीं पहुँच पा रहा है, गाँव तक नहीं पहुँच पा रहा है। जो आपके क्या बोलते हैं वेल्स हैं उनमें पानी की कमी होगी, ग्राउंड वाटर कम हो गया है, ठीक है। या जो पानी पाइपलाइंस के थ्रू मिलता है लोगों को, नल के जरिए मिलता है, तो वो अगर उनको नहीं मिल पा रहा है तो स्कार्सिटी को जन्म देगा। पानी अधिक मात्रा में मिल रहा है, ठीक है, पानी ही पानी हर जगह हो रहा है, ठीक है ना, मतलब कि क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो भी नुकसानदायक है, उनकी किस फार्मर की क्रॉप्स को नुकसान करेगा, ठीक है ना, तो वो भी स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी का मतलब देखो क्या होता है ना, हम सिंपल से एक इसका वर्ड मीनिंग जो लेके जाते हैं वो होता है कि कमी हो जाना, ठीक है। सही बात है कि अगर कहीं पानी अधिक मात्रा में कहीं नहीं है, ठीक है, ये स्कार्सिटी है, लेकिन अधिक मात्रा में है तो वो भी नुकसानदायक ही है, इसलिए उसको भी स्कार्सिटी ही कहा जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको इतना समझ में आया हो और इसको हम डिस्कस करेंगे बाकी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।